हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो किसी भी फॉर्मेट का पेपर हो, चाहे वो जे मेन हो, जे एडवांस्ड हो या नीट हो, हर जगह पर इसकी इंपॉर्टेंस है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट एन फैक्टर कैलकुलेशन का आएगा, या तो हम उसका यूज करके बैलेंसिंग करेंगे, या तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में एन फैक्टर का इस्तेमाल आ सकता है। और अगर हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीख गए तो हमको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी अच्छे से आ जाता है। तो एन फैक्टर एक ऐसी कड़ी है जिसको अगर हम अच्छे से जान ले तो आगे आने वाले कई सारे टॉपिक इस चैप्टर में अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो जल्दी से इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसके डेफिनेशन। बहुत छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर, इट इज जस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। बस इतनी सी बात बताई गई है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, ये जो बात यहाँ पर बताई गई है हमको देखना है कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके जो डिफरेंट केसेस यहाँ पर बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो केस यहाँ पर बन रहा है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर में, वो ये है कि व्हेन ओनली वन एटम इज अंडरगोइंग आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो पहला एग्जांपल हमारे पास है कि MnO4 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू MnO2। तो मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों जगह पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले निकालनी है। तो जब हम रिएक्टेंट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो निकल के आती है +7, प्रोडक्ट में निकालते हैं तो वो निकल के आती है +4। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था तब मैंने इसके बारे में वहां पर बताया था, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। तो जिसकी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप मान लो X। तो मैंने मैंगनीज की मान ली X। अब ऑक्साइड के फॉर्म में यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई उसकी -2, और ऑक्सीजन है कितने, 4। तो 4 इंटू -2 कितना हो गया, -8। अब ये जो टोटल सम होना चाहिए ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट वो या तो 0 के बराबर होगा अगर वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो अगर वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है, आयनिक है, तो जो भी उस आयन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा वो उसके बराबर होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो MnO4 माइनस है हमारे पास, यानी इसके ऊपर -1 का चार्ज प्रेजेंट है। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट या मैंगनीज का चार्ज और टोटल ऑक्सीजन का जो चार्ज है इसको जब हम जोड़ दें तो ये -1 के बराबर आना चाहिए, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो कि +7 निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से MnO2 में हम करें तो x -4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +4 यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी। अब चेंज आप देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर मैं यहां पर चेंज पता लगाऊं तो चेंज आपको नजर आ जाएगा कि +7 से 4 जब हम गए हैं तो वहां पर टोटल 3 का चेंज है। ठीक है, तो क्योंकि ये 3 का चेंज आया है पर एटम, और MnO4 माइनस के एक मॉलिक्यूल में एटम भी एक ही है, इसीलिए पर मॉलिक्यूल चेंज भी कितना हुआ, 3 का हुआ। और इस केस में हमारा एन फैक्टर जो हो गया वो भी 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इन फैक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट केस में हमारे पास है Cr2O7 2- जहां पे वो कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में। तो राइट हैंड साइड पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी +3, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो निकल के आएगी +6। इसको भी हम उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप X मान लो, क्रोमियम के एटम कितने हैं, 2 हैं, तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है और क्योंकि 7 ऑक्सीजन है तो 7 इंटू -2 करोगे तो -14 आ जाएगा। और ये जब सम हम करेंगे तो ये -2 के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये डाइक्रोमेट आयन है, -2 का चार्ज यहां पर उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो 2x की वैल्यू यहां पर निकल के आती है +12 के बराबर, यानी x की वैल्यू निकल के आती है यहां पे +6 के बराबर, जो कि मैंने वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रखी थी। तो +6 से ये चेंज होके किस में जा रहा है, +6 से ये चेंज होके जा रहा है +3 में। चेंज आपको नजर आ रहा है 3 का, तो क्या आंसर 3 ही होना चाहिए। अब ये जो चेंज आया है ये पर एटम चेंज है। ठीक है, क्योंकि आप ये भी देख सकते हो कि आपने x की वैल्यू वहां पे लिखी है और x आपने एक क्रोमियम एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को अज्यूम किया था, 2 को नहीं, क्योंकि अगर 2 को किया होता तो 2 से मल्टीप्लाई करने की वहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर ये जो चेंज आया है वो एक क्रोमियम एटम का आया है। तो अगर मुझे पर मॉलिक्यूल चेंज निकालना हो तो हमने देखा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम एटम है, 2 क्रोमियम एटम है,
इसीलिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्टीमेटली, और जो n फैक्टर मेरे पास निकल के आएगा इस जगह पर वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो पहले केस में n फैक्टर आ गया हमारे पास 3, दूसरे केस में n फैक्टर आ गया 6। तो जब हमारे पास कोई एक ही एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा हो तो इस तरीके से हम वहां पर n फैक्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्ट्स which react in such a way that only one atom undergoes change in oxidation state but appears in two products। ठीक है, तो चेंज तो एक के ही ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहा है, बट वो 2 अलग अलग प्रोडक्ट में जा रहा है, बट उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम बताई गई है। तो अगर ऐसी कभी सिचुएशन है आपके सामने तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है आप बिल्कुल वैसा ही कर सकते हो अगर प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रही है। तो अगर डिफरेंट आती है तो उसमें कुछ और करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। डाइक्रोमेट में अभी आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी +6। प्रोडक्ट साइड पे आप देखोगे कि दोनों ही प्रोडक्ट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो आप किसी भी एक केस का चेंज यहां पर निकाल सकते हो। तो +6 से हम +3 जाएं तो 3 का चेंज, लेकिन n फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, क्योंकि पर एटम का चेंज 3 आया है, बट यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो n फैक्टर यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे प्रोडक्ट तो एक से ज्यादा बन रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम हो, तो हमको किसी एक का ही यहां पर n फैक्टर निकाल लेना होता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्ट विच रिएक्ट्स इन सच अ वे दैट ओनली वन एटम अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बट गोज इन 2 प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। पिछले वाले से ये कैसे अलग है? पिछले वाले में जो प्रोडक्ट्स बने थे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रह गई थी, जबकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर कर रही है। अब ऐसे सिचुएशन में हमको किस तरीके से एन फैक्टर निकालना है अगर हमें जाने, तो ऐसे सिचुएशन में एन फैक्टर बिना रिएक्शन की बैलेंसिंग करे नहीं आती है। तो अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 मोल MnO4 माइनस के हैं। MnO4 माइनस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी +7, ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट साइड में हम देखेंगे तो +2 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर चेंज निकाल लेते हैं दोनों केस में। तो जब हमने चेंज निकाला +7 से +2 तो 5 का चेंज नजर आया हमको, और जब हमने +7 से +6 चेंज निकाला तो 1 का चेंज नजर आया। अब बात है कि एन फैक्टर क्या होगा। तो हमारे पास 3 मोल टोटल MnO4 माइनस के हैं, जिसमें से 2 मोल हम देखें तो वो Mn2+ में जा रहे हैं, यानी उनमें 5 का चेंज आ रहा है, और 1 मोल जो बचा वो Mn+6 में जा रहा है, उसमें 1 का चेंज आ रहा है। तो मुझे जब एन फैक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले टोटल चेंज निकालूंगा जो आ रहा है। तो टोटल चेंज देखिए आप कितना आया है कि 2 मोल में चेंज 5 का आया है, ठीक है, और बचे हुए 1 मोल में चेंज आया है कितना, 1 का। तो ये टोटल चेंज है कि MnO4 माइनस जब Mn2+ में कन्वर्ट हुआ तो 5 का चेंज आ रहा था, ठीक है, बट क्योंकि ये चेंज 2 मोल में आ रहा था इसीलिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल चेंज मुझे 10 पता चल गया। और MnO4 माइनस जब N+6 में कन्वर्ट हो रहा था तो उसमें टोटल चेंज 1 का आ रहा था, और क्योंकि 1 मोल ही इसमें कन्वर्ट हो रहा था तो मैंने इंटू 1 कर दिया, तो टोटल चेंज हो गया वहां पर 11 का। बट ये चेंज तो टोटल 3 मोल के लिए है और मुझे पर मोल या पर मॉलिक्यूल चेंज निकालना होता है। तो मैं बस क्या करूं, इसको 3 से डिवाइड कर दूं और मुझे यहाँ पर 11/3 एन फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टोटल चेंज निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फिर क्योंकि ये चेंज 3 मोल के लिए था तो जैसे मैंने इसको 3 से डिवाइड किया मुझे पर मोल वहां पर चेंज मिल गया, ठीक है, विच इज द डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर। तो अब नेक्स्ट केस की तरफ हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि सॉल्ट विच रिएक्ट इन सच ए वे दैट ओनली वन एटम अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन 2 प्रोडक्ट्स, वन विद सेम एंड अदर विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल दे रखा है जिसमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ही नहीं आएगा। जैसे मुझे यहां पर एन फैक्टर निकालना है लेट्स से HCl का, ठीक है, तो मैं अगर HCl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहता हूं तो HCl में Cl- का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की हाइड्राइड के साथ छोड़ दूं तो बाकी केसेस में +1 ही रहता है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की हाइड्राइड के साथ वो -1 शो करता है,
लेकिन बाकी केसेस में तो +1 ही शो करेगा। तो +1 अगर हाइड्रोजन है तो क्लोरीन को -1 होना चाहिए। अब अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन -1 में ही अभी भी, क्योंकि उसने पोटेशियम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, पोटेशियम हमेशा +1 में रहता है तो क्लोरीन को -1 में होना चाहिए। यहां पर भी क्लोरीन -1 में है क्योंकि ये Cr3+ के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो Cr3+ के साथ 3 Cl- प्रेजेंट होंगे टू मेक इट न्यूट्रल। यहां पर अगर हम देखें तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और वो गया है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि टोटल जो हमारे पास Cl- थे वो कितने थे, तो आप यहां पे देख के पता लगा सकते हो कि हमारे पास टोटल 14 Cl- थे, ठीक है, जिसमें से 2 Cl- का कुछ नहीं हुआ, यहां पर 6 Cl- का और कुछ नहीं हुआ, यानी 8 Cl- तो ऐसे ही प्रेजेंट हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो 14 में से अगर 8 ऐसे ही प्रेजेंट हैं तो बचे हुए 6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा होगा। और हम देख भी सकते हैं यहाँ पे 3Cl2 का मतलब क्या है कि हमारे पास 6 क्लोरीन एटम ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है। और वो चेंज आया कितना है, हम -1 से गए हैं 0, यानी सिर्फ एक का ही चेंज आया है, ठीक है। लेकिन कितने में आया है, एक का चेंज आया तो है बट वो आया है टोटल 6 मोल क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो चेंज जो आएगा टोटल वो तो आ गया 6 × 1 यानी 6 का। लेकिन ये चेंज क्योंकि 14 मोल में आ रहा है और हमको तो पर मोल निकालना रहता है, तो मुझे बस इसको 14 से डिवाइड कर देना है और हमको हमारा एन फैक्टर मिल जाएगा। या इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 3/7 विल बी और एन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर केस का एन फैक्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। तो अब नेक्स्ट केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक आयन का ऑक्सीडेशन या एक आयन का रिडक्शन नहीं होने वाला है, मल्टीपल आयन का ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं देखूं तो Fe2O4 है। Fe2O4 में Fe+2 में है। ये कैसे पता लगा लिया हमने, क्योंकि C2O4 2- आयन होता है ना हमेशा, ऑक्सिलेट आयन, इट्स C2O4 2-। तो अगर न्यूट्रल करना है तो आयरन के ऊपर भी तो +2 का चार्ज होना चाहिए, तो यहां पर +2 का चार्ज है, ठीक है। और +2 से ये आप देख सकते हो कि गया है कहां पर, +2 से गया है +3 में, यानी एक का चेंज तो इसमें आया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर C2O4 2- में मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कितना आएगा, मैं यहां पर साइड में कैलकुलेट कर देता हूं। C2O4 2- में मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो मैंने कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया, तो 2x - 8 = -2, यानी x = +3 हो गया। तो कार्बन यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और +3 से ऑक्सीडाइज होकर वो किस में जा रहा है, +4 में, ठीक है। तो कार्बन +3 से ऑक्सीडाइज होकर पहुंच रहा है यहां पर +4 में। आप यहां पर भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड में x हो गया कार्बन का, ऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो -2, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो -4, तो x - 4 = 0, सो x = +4, ठीक है। तो यहां पर चेंज कितना आया फिर, +3 से +4, एक का चेंज, बट मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सिलेट आयन में एक कार्बन एटम तो है नहीं, वहां तो 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 टू गेट द टोटल चेंज। तो ऑक्सिलेट के केस में जो चेंज आ गया है, 3 से 4 जाने पर वो 1 था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल चार्ज आ गया 2, और आयरन के केस में +2 से +3 जाने पर 1 का ही चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो एन फैक्टर जो टोटल यहां पर निकल के आएगा वो इन दोनों का एडिशन करने से आएगा, यानी 1 + 2 विच इज 3, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहे हो या 2 स्पीशीज रिड्यूस हो रहे हो, तो टोटल एन फैक्टर के लिए हमको इंडिविजुअल एन फैक्टर का एडिशन करना पड़ जाता है, जैसे मैंने यहां पे आपको करके दिखाया, ठीक है। तो सेम अप्रोच हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे Fe2 दे रखा हुआ है, अगेन वी हैव आयरन एज +2, ठीक है। तो आयरन यहां पर फिर से +2 में ही प्रेजेंट है। अब सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आयरन के ऊपर +2 का चार्ज है तो सल्फर नहीं, S2 के ऊपर -2 का चार्ज है।
अगर H2 के ऊपर -2 का चार्ज है तो एक सल्फर के ऊपर -1 का चार्ज प्रेजेंट रहेगा, इस बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब Fe2O3 में, ठीक है, इट्स फेरिक ऑक्साइड, तो डायरेक्ट ही अगर मैंने फेरिक ऑक्साइड बोल दिया है तो फेरिक का मतलब ही होता है कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। अदरवाइज अगर आपको पता है कि आयरन की ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन -2 में होगा, ठीक है, तो 2x -6 = 0 कर दो, x = +3 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड में अपने को करना पड़ेगा x -4 = 0, यानी x = +4 आ जाएगा, ठीक है। तो आयरन गया है +2 से +3, यानी अगेन आयरन में एक का ही चेंज है, और सल्फर गया है -1 से, कहां जा रहा है ये, +4 में, तो -1 से +4 तो 5 का चेंज आया ना टोटल, डिफरेंस लीजिए, तो -1 से +4 टोटल 5 का चेंज आ रहा है। और क्योंकि ये पर एटम चेंज आ रहा है तो पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि FeS2 में 2 सल्फर एटम प्रेजेंट है, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे 5 × 2 विच इज 10, ठीक है। तो अब n फैक्टर कितना आया, n फैक्टर यहां पर आ गया टोटल 11, ठीक है। तो इस तरीके से हम n फैक्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं उन केसेस में जहां पर एक से ज्यादा स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास FeCN64- दे रखा है, विच इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3+ CO2 and NO3-, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर निकाल लेता हूं। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं तो उसके लिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं तो उसके लिए हमको वहां पे जो एनायन ले रखा है उसकी भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, जो कि शायद कई लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि इट इज साइनाइड आयन, Cn-, पोटेशियम साइनाइड सुना होगा ना, हाँ ये वही पोटेशियम साइनाइड है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जहरीला होता है, और उसी का ही ये जो एनायन है वो यहां पर इस्तेमाल किया गया है, साइनाइड आयन, ठीक। तो 6 साइनाइड आयन है, तो x -6 = -4 कर दीजिए, x = +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब परेशानी ये है कि साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की कंसेप्ट की। मुझे बनाना होगा यहां पे साइनाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो बना लेते हैं। तो होता यह है कि कार्बन और नाइट्रोजन को हम देखें, ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन बनाना पसंद करेगा ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कार्बन का क्या, कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे नाइट्रोजन के साथ नहीं बनाना पसंद करेगा, ठीक है। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा भी तो उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या करें, तो वो Cn नहीं, Cn- आयन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर और आया है, ठीक है। तो कार्बन के पास तो वैसे ही क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और आया और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नाइट्रोजन के साथ आप इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दी कार्बन की, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा और एक जो बाहर से आया था वो बचा, इसीलिए मैंने नेगेटिव चार्ज लगा के वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट किए हुए हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन ने भी 3 की शेयरिंग कर ली तो 2 उसके पास भी बचा। आप देख सकते हो कि दोनों के ऑक्टेट यहाँ पे प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है इसमें नाइट्रोजन और कार्बन के ऊपर का चार्ज। तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड जब 3 बने हैं तो 3 ही खींचेगा। तो नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो उसके ऊपर आएगा -3 का चार्ज, तो कार्बन के ऊपर तो +3 का आना चाहिए, लेकिन क्योंकि कार्बन के ऊपर ऑलरेडी -1 चार्ज प्रेजेंट है तो +3 का ना आके वहां पे +2 का चार्ज आता है, ठीक है। तो अब मुझे उस FeCN64- में कार्बन के ऊपर मिल गया चार्ज +2 और नाइट्रोजन के ऊपर मिल गया चार्ज -3, और CO2 में कार्बन के ऊपर का चार्ज हमने थोड़ी देर पहले निकाला था +4, और इसी तरीके से हमको नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन के ऊपर का चार्ज भी निकालना है, तो x -6 = -1 करके हम +5 यहाँ पर चार्ज निकाल देते हैं, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 आ गई। अब हमको बस कैलकुलेट करना है चेंज। तो आप देखो कि +2 से +3 एक का चेंज, फिर कार्बन में +2 से हम जा रहे हैं +4 में, चेंज 2 का आ रहा है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि चेंज तो 2 का आ रहा है बट इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो मुझे उस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल 12 का चेंज यहां पर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन में -3 से लेके +5 में वहां पर कन्वर्जन हो रहा है, तो -3 से +5 अब जाओगे तो 8 का चेंज आएगा। ठीक है, 8 का चेंज वहां पर आया है, और क्योंकि 6 नाइट्रोजन के आटम है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ गए यहां पे। तो टोटल एन फैक्टर जब आपको यहां पर निकालना पड़ेगा तो आपको इन तीनों का एडिशन करके एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 12 + 48। ठीक है, कितना आ गया ये, 61। ठीक है, तो एन फैक्टर इसका 61 आ रहा है, और इस तरीके से हम इसमें एन फैक्टर के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी अगर हमारे पास इस तरीके से ग्रुप ऑफ एटम्स हो तो हमको उसमें इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ सकती है, जैसे हमको यहाँ पे साइनाइड में करना पड़ा। ठीक है, चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या बताया जा रहा है। अब हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें 2 एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज तो आ रहा है, ठीक है, बट वन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड अदर वन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ये केस अभी तक आपने नहीं पढ़ा। इससे पहले जो आपने केस पढ़े, इससे जस्ट पहले, उसमें या तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा था या तो दोनों का रिडक्शन हो रहा था, जबकि इस केस में एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होने की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पर अमोनियम डाइक्रोमेट है, मैं अमोनियम में नाइट्रोजन का और डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूं। तो अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगा -3, और क्रोमियम में हमने निकाला था थोड़ी देर पहले +6। अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैसे निकाला, दिस इज अमोनियम, X +4 = +1। तो X = -3। इसी तरीके से डाइक्रोमेट तो मैंने पहले केस में एग्जांपल ही लिया था, तो वहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी। प्रोडक्ट में देखें तो 0, और यहां पर क्रोमियम +3 में ही है। ठीक है, तो चेंज कितना आ रहा है, -3 से 0 जब हम जा रहे हैं तो 3 का चेंज आना चाहिए था, बट क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं, तो चेंज आ जाएगा 6 का। फिर क्रोमियम में हम 6 से 3 में जा रहे हैं, यहां पर कितना चेंज आ रहा है, 3 का, बट यहां पर भी क्रोमियम 2 ही है, इसीलिए 3 × 2 करेंगे तो यहां पर भी 6 का चेंज आ गया। अब हो सकता है किसी को लगे कि एक तरफ 6 का चेंज आया है, दूसरी तरफ भी 6 का चेंज आया है, जोड़ के 12 कर देते हैं। लेकिन बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट चेंज कितना है, तो वो तो 6 का ही है। अमोनियम ने, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे जब वो N2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, वही इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ है, Cl272- ने एक्सेप्ट किए ना, टू अंडरगो रिडक्शन, तो इसीलिए वही 6 इलेक्ट्रॉन का ही चेंज हुआ है। अभी तक जो आप रिएक्शंस देख रहे थे उसमें सिर्फ आधी रिएक्शन लिखी हुई थी, यहां पर पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, तो इसलिए टोटल एक्सचेंज जो है यहाँ पे सिर्फ 6 के ही हैं। दोनों ऐड करके आप 12 मत कर देना। 12 कब करते, जब 2 का ऑक्सीडेशन हो रहा होता और दोनों में 6-6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होता। ठीक है, या दोनों का रिडक्शन हो रहा होता और उसमें भी 6-6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होता। लेकिन अगर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है तो किसी एक का ही हमको वहां पर चेंज कंसीडर करना है, क्योंकि ओवरऑल पूरी रिएक्शन आपको यहां पर दे रखी है, ये कोई हाफ रिएक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करने वाले हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कैसे हम एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 केसेस यहां पर भी बनेंगे। पहला केस है जब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही हो और एन फैक्टर दोनों हाफ में सेम आ रहा हो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है, आपको आइडिया है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम स्पीशीज का ही ऑक्सीडेशन हो, सेम स्पीशीज का ही रिडक्शन हो, उसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। जैसे गिवन एग्जांपल में H2O2 में ऑक्सीजन -1 में, H2O2 इज गेटिंग रिड्यूस टू H2O जिसमें ऑक्सीजन -2 में पहुंच गया है, और इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू O2 जिसमें ऑक्सीजन 0 में पहुंच गया है। तो आप देखोगे कि इसमें ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं चेंज कैलकुलेट करूं तो -1 से -2 सिर्फ एक का चेंज है पर एटम, लेकिन पर मॉलिक्यूल 2 का चेंज होगा, क्योंकि H2O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो 1 × 2 यानी टोटल 2 का चेंज आ गया।
ये कौन सा हाफ था? रिडक्शन हाफ था, क्योंकि -1 से -2 जा रहे थे हम। फिर -1 से 0 जब जाओगे, फिर -1 से 0 जब जाओगे, तो यहां पर भी क्या हुआ? 1 का चेंज ही आया है ऑक्सीडेशन हाफ में, क्योंकि 2 एटम है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी टोटल 2 का चेंज आ जा रहा है। तो जब दोनों साइड ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में चेंज बराबर हो तो एन फैक्टर किसी एक साइड को देख के ही बताया जाता है। तो एन फैक्टर यहां पर कितना आ जाएगा? 2। या तो आप ऑक्सीडेशन हाफ को देख लो या तो आप रिडक्शन हाफ को देख लो, ठीक है? दोनों हाफ में से किसी एक हाफ को देख लो और आंसर दे दो। तो H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है। अगर आपने कोई फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ प्लस 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन हाफ लगा के आप इसका एन फैक्टर निकाल रहे हो तो 1 आ जाएगा। गलत है वो एन फैक्टर, करेक्शन कर लीजिए आप, ठीक है? तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं उस केस में जिसमें वो फॉर्मूला लगेगा जिसका अभी मैंने जिक्र किया, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास ऐसा केस है जिसमें अलग अलग एन फैक्टर आने वाला है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर बेसिक मीडियम में Br2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर -1 दे रखी है, और यहाँ पर हम निकालें तो +5 आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, x - 6 इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू +5। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की आ रही है। तो 0 से जब हम -1 गए तो हमको चेंज नजर आया सिर्फ 1 का। 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि वहां पर ब्रोमीन में 2 एटम है ब्रोमीन के, ठीक है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल में। फिर यहां पर 0 से जब हम इधर जाते हैं तो हमको चेंज मिलता है कितना? 5 का। लेकिन फिर से वही चीज कि 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाएगा, जी आएगा यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन हाफ का एन फैक्टर आपको कितना नजर आ रहा है? 10, और रिडक्शन हाफ का एन फैक्टर आपको नजर आ रहा है 2। इसमें फॉर्मूला लगता है 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ प्लस 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन हाफ। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो हम वैल्यूज रख देते हैं 1/10 प्लस 1/2 और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करें तो 10 LCM आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो 1 प्लस और 5, तो 6/10 यहाँ पर आ गया, जिससे n फैक्टर निकल के आ गया 10/6, ठीक है? तो कितना आ गया सॉल्व करने पे? 5/3। तो 5/3 हमको यहाँ पर n फैक्टर मिल जाएगा इस केस में, ठीक है? क्या और कोई तरीका है सॉल्व करने का? ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक तरीका इसका और मिल जाएगा सॉल्व करने का, जिससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि आखिरकार ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। डिफरेंट केसेस हमने एन फैक्टर कैलकुलेशन के कर लिए हैं, इनको आप अच्छे से देखें, इन सारे केसेस की सेपरेटली स्टडी करिए ताकि आगे आने वाले टॉपिक में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है? तो हम मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।